Assalamualaikum students, this is Muhammad Yaz Aslam. By profession, I am an IELTS trainer, an educational research scholar. So let me tell you that what we are going to do and what's the purpose of doing this activity. In Pakistan, in India, I mean, in both countries, there are many students who could hardly understand what is written in the reading passages when we talk about IELTS academic reading or GT reading even. So for this reason, I mean, sometimes teachers, they used to say to students that read it and try to infer the meaning, try to solve the answers which are given, I mean, the questions of this passage. But what happened most times, अच्छा थोड़ा सा मैं I will be bilingual, उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज मिक्स करूंगा. तो अब हम जो एक्टिविटी करने लगे हैं, अक्सर इंडियंस जो से हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं और नीचे लिखते हैं कि भाई आंसर सर बताएं, आप आंसर बताएं. आंसर्स तो ये जो बुक्स हैं आइल्स की, इनमें मिल जाते हैं. मैं खुद इसलिए नहीं आपसे शेयर करता कि इस तरह तो फिर आपको पूरी की पूरी मैंने आंसर बता दिए कि जिसका जवाब ये लिखा हुआ है, इसका जवाब ये लिखा है, और आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते. ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन यही एक स्टेप है कि जिसके ज़रिए आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. और थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, उसके बाद फिर आप आंसर्स ढूंढेंगे, और कुछ अरसे के बाद फिर आपने उर्दू की हेल्प नहीं लेनी. सबसे पहले आप खुद अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद अटैम्प्ट करने के बाद फिर दोबारा मेरा ये उर्दू वाला जो सा, ये जो आप हिंदी लैंग्वेज कह रहे हैं उसका जो सा उसकी जो ट्रांसलेशन है उसको आप सुनेंगे. उसके बाद देखिएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में और जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें जो राइटर का इंटेंडेड मीनिंग है उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है. So again, I'm telling you, the purpose is only academics. Academic students, they will learn, and the approach which I'm using at the moment, this is called scaffolding approach. Scaffolding approach में हम minimum possible support देनी होती है students को. चलें जी, शुरू करते हैं आज के सेशन. इसमें देखते हैं कि जी ये क्या है. बुक 11 है जी, एकेडमिक बुक 11, उसका पैसेज नंबर 1 है, क्रॉप ग्रोइंग स्काई स्क्रैपर्स. सबसे पहले स्काई स्क्रैपर्स को अंडरलाइन कर लें. क्रॉप ग्रोइंग का मतलब है कि आप जो बेसिकली जो प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, जो गंदम ग्रो करते हैं, कहाँ पे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, उसका क्या कॉन्सेप्ट है. इसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब पे भी इसको सर्च कीजिएगा कि क्रॉप ग्रोइंग स्काई स्क्रैपर्स या खाली स्काई स्क्रैपर्स प्लांटेशन, इस तरीके से वर्ड्स उनसे आप देखिएगा तो आपको डिफरेंट कंट्रीज में, जापान में इस तरह की चीजें मिलेंगी. बिल्डिंग्स है बड़ी बड़ी और उनके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ पौधे वगैरह उगाए हुए हैं बिल्डिंग्स के अंदर. स्काई स्क्रैपर एक ऊंची बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग, जो सी मेगा बिल्डिंग उसको कहते हैं हम लोग. By the year 2050, nearly 80% of the Earth's population will live in urban centers. अर्बन सेंटर को अंडरलाइन कर लें. इसका मतलब है शहर. अर्बन सेटिंग हो गए, अर्बन सेंटर्स हो गए. तो दुनिया की 80% जो आबादी है वो शहरों में रहेगी 2050 तक. Applying the most conservative estimate to current demographic trends, the human population will increase by about 3 billion people by then. एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, कंजर्वेटिव एस्टिमेट कहते हैं, मुहतात अंदाजा, इसको भी आप लिख लें, अंडरलाइन कर लें. एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक टू करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, जो इस वक्त ट्रेंड चल रहे हैं आबादी बढ़ने के, जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं, वो हमें बताते हैं कि इंसानी आबादी विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएगी अबाउट 3 बिलियन पीपल, 3 बिलियन हो जाएगी उस वक्त तक. An estimated 10 raised to power 9 hectares of new land, about 20% larger than Brazil, will be needed to grow enough food to feed them. अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि 10 raised to power 9 हेक्टर, यानी कि अगर हम ब्राज़ील एक कंट्री की बात करें तो उससे 20% ज़्यादा बड़ा, यानी उस कंट्री से 20% ज़्यादा बड़ा, इतनी ज़्यादा मज़ीद ज़मीन चाहिए होगी कि आप फूड को ग्रो करें और अपने आप को खुराक की ज़रूरियात पूरी करें. If traditional farming methods continue as they are practiced today at present, अच्छा जी, अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा जिस तरह हम आजकल कर रहे हैं, फार्मिंग मेथड्स उनसे यूज कर रहे हैं, अगर इसी तरह करेंगे तो फिर हमें ब्राज़ील से 20 गुना ज़्यादा लैंड मजीद चाहिए ताकि हम लोगों की खुराक की ज़रूरियात पूरी कर सकें.
एट प्रेजेंट आजकल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ओवर 80% ऑफ द लैंड दैट इज सुटेबल फॉर रेजिंग क्रॉप्स इन यूज। दुनिया में इस वक्त 80% जो जमीन है जो क्रॉप्स के लिए जरूरी होती है वो इस्तेमाल की जा रही है। हिस्टोरिकली सम 15% ऑफ दैट हैज बीन लेड वेस्ट बाय पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अच्छा जी, अब हो ये रहा कि 15% जो उसमें से है वो पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से जाया हो रही है, वेस्ट हो रही है। अब ये मैनेजमेंट में क्या हो सकता है? हो सकता है वहां पे पानी ना पहुंच रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे आप जो फार्मर्स हैं वो फुली मतलब ट्रेंड ना हो, ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में सारी चीजें, फर्टिलाइजर्स का यूज ना करते हो, मॉडर्न टेक्निक्स यूज ना करते हो। व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर इनफ फूड फॉर द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन टू लिव ऑन? तो क्या किया जाए, व्हाट कैन बी डन, क्या किया जाए टू इंश्योर इनफ फूड, कि इस चीज को हतमी बनाया जाए कि काफी फूड प्रोवाइड करें दुनिया की बढ़ती आबादी के लिए ताकि वो जिंदा रह सके। ये जो आखिरी लाइन होती है ना, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। अब अगले पैराग्राफ में इसकी डिस्कशन होगी कि इस नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करेंगे क्या किया जाए। ठीक है ना, एक उन्होंने नीश क्रिएट कर दी, एक एक क्यूरोसिटी बना दी आखिरी लाइन में कि अब क्या किया जाए। पहले तो बता दिया बैकग्राउंड इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक है ना, तो अब लिख लें कि बेसिकली जो 2050 तक फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जो डिस्कशन है वो पहले पैराग्राफ में की गई। ये 7 छोटे छोटे नोट्स बनाए आप और उस नोट्स में लिखें कि जी इस पैराग्राफ में ये डिस्कशन की गई। अच्छा, क्या डिस्कशन की गई? आपने फर्स्ट 2 लाइंस को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना। फर्स्ट 2 लाइंस में टॉपिक सेंटेंस या सेंट्रल आइडिया दिया जाता है किसी भी पैराग्राफ का। अगर आप इसकी पढ़ें तो फिर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि दुनिया की आबादी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बढ़ जाएगा 2050 तक और उसके लिए खुराक की जरूरत है, तो वो कैसे, उसके बारे में एक एस्टिमेट दिया जा रहा है कि क्या प्रोडिक्शन की जा सकती है 2050 तक। ये फर्स्ट पैराग्राफ में था। आते हैं जी सेकंड पैराग्राफ के अंदर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर फार्मिंग इज नॉट न्यू। अब वो कह रहा है सिंस हाउस हॉट हाउस प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज एंड अदर प्रोड्यूसेस हैव बीन वोग इन वोग। वोग का वर्ड क्या है? वोग, VOGUE। ये पाकिस्तान में ना एक ब्रांड है, वोग। अच्छा जी, वो कहते हैं फैशन को, फॉर सम टाइम्स फैशन या ट्रेंड को। अच्छा, ये आप राइटिंग के लिए भी लिख लें कि हैज बीन इन वोग फॉर सम टाइम। ये पीस किसी ना किसी जगह पर एडजस्ट कर देना, ये आपकी राइटिंग को बेहतर करेगा। ठीक है ना। अच्छा, क्या वो कहता है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर, आउटडोर होता है घर से बाहर, सहन में, खुले एनवायरनमेंट में। इंडोर होता है घर के अंदर। इंडोर फार्मिंग इज नॉट न्यू, कहता है जी कॉन्सेप्ट जो इंडोर फार्मिंग का है वो कोई नया नहीं है। सिंस हाउस हो हॉट हाउस प्रोडक्शन ऑफ टोमेटोज। अब ये हॉट हाउस प्रोडक्शन टोमेटोज की जो टोमेटोज है उनकी जो कल्टीवेशन के लिए वो किया जाता रहा है, अदर प्रोड्यूस और दूसरी चीजें भी हैज बीन इन वो ट्रेंड में रही हैं। यानी कि टमाटर और बाकी चीजें जो घरों में बनाई जाती थी, मतलब सब्जियां वगैरह उगाई जाती थी, वो ट्रेंड में रही हैं। व्हाट इज न्यू इन दिस अर्जेंट नीड टू स्केल अप? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है। वो कहता है कि तो आजकल ये मतलब क्या ऐसा कर सकते हैं, स्केल अप, बढ़ाना, इंक्रीमेंट बढ़ाना, अपसर्ज बढ़ाना, ठीक है ना, एग्रावेट बढ़ जाना, ठीक है ना, एक्सटेंड, एक्सपैंड, ये सारे वर्ड्स लिख लें, ये आपकी राइटिंग में काम आएंगे। कहते हैं व्हाट इज न्यू इन इज दिस इज द अर्जेंट नीड टू स्केल अप। कहते हैं नई चीज क्या है कि जी आप बढ़ाएं टेक्नोलॉजी को टू अकोमोडेट अनदर 3 बिलियन पीपल, और उसके जरिए मजीद 3 बिलियन जो लोग हैं उनको आप अकोमोडेट करें। अच्छा जी, ये भी वर्ड लिख लें। अकोमोडेट का मतलब होता है जगह देना। अकोमोडेट का मतलब होता है कि लोगों को अपने मौजूदा सिस्टम में शामिल कर लेना। बात कर कहते हैं जी सर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो अपने इस बंदे को काइंडली अकोमोडेट कर लें, यानी इस बंदे को अपने साथ एडजस्ट कर लें। तो 3 बिलियन लोगों को हमने अकोमोडेट करना है जो भी पैदा होंगे 2050 तक हो। तो अकोमोडेट का भी वर्ड जो है उसको अंडरलाइन करें, उस पर लिख लें अगर आपको नहीं आता ये। Many believe an entirely new approach to indoor farming is required. बहुत ज्यादा लोग ये कहते हैं कि एक नई अप्रोच होनी चाहिए इंडोर फार्मिंग की। अच्छा, पाकिस्तान में भी आजकल ना जगह जगह बैनर्स लगे हुए हैं
वो इंडोर फार्मिंग के बारे में बात करें कि जी आप खुद उगाएं, अपना खाएं, अपना उगाएं। इस तरह के ना, मैं कैनाल रोड पे लाहौर में जा रहा था तो इट वाज रिटन देयर। तो कह रहे हैं कि अच्छा चलें, ये अब क्या इसमें किया जाए, किस तरीके से किया जाए। वो कहता है कि एम्प्लॉइंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, कहता है एक नई अप्रोच चाहिए। अच्छा ये बड़ा अच्छा वर्ड है, जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसे रियल एसेट टेस्ट, ठीक है, जैसे आ, एक और वर्ड था इसी तरीके से, मतलब इसको लिख लीजिए फिलहाल, कोई आएगा ज़हन में फिर मैं बता दूंगा आपको। तो अब वो कह रहे हैं एम्प्लॉइंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जब आप एम्प्लॉय कहते हैं इस्तेमाल करना, वैसे एम्प्लॉयर होता है जो कि किसी बिजनेस को रन करता है, लोगों को नौकरियां देता है। एम्प्लॉय होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं। और एम्प्लॉइंग का मतलब होता है कि अप्लाई करना, यहाँ पे इस सेंस में आ रहा है कि अगर आप कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करते हैं तो उसमें घर में चीजें उगाने में नई अप्रोच क्या होगी। वन सच प्रपोजल इज द वर्टिकल फार्म। अच्छा जी, एक प्रपोजल ये है कि वर्टिकल फार्म, अब वर्टिकल फार्म को उसने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे सीधा, ठीक है ना, ऐसे सीधा, ये हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल होता है ऊंचा, यानी कि एक्स एक्सिस पे आपका आ गया हॉरिजॉन्टल, और वाई एक्सिस जो सा ये वर्टिकल है। तो ये ज़हन में रखिएगा, जो ऊपर की तरफ जाए। वो कहते हैं ये वर्टिकल फॉर्म बनाए, मंजिलें बनाए, कोई ऐसे कमरे बनाए, कोई घर बनाए, कोई उसकी डिफरेंट स्टेजेस बनाए कि जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऊपर नीचे आपकी जो है ना वो कोई फॉर्मिंग हो सके। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसके बाद में वीडियो एक जरूर देखिएगा, आपको बड़े क्लैरिटी के साथ और लेटेस्ट चीजों का पता लगेगा। द कॉन्सेप्ट इज ऑफ मल्टी स्टोरी। अच्छा जी, एक और अपना गलती से ही कर लें बच्चे, अब क्या करेंगे, मल्टी स्टोरी के साथ ना हाइफन आ रहा है, ये कंपाउंड वर्ड है मल्टी स्टोरी। तो अब आपने जब मल्टी स्टोरी लिखना है तो मल्टी के बाद स्पेस डाल के स्टोरी नहीं लिखना, ठीक है ना। बेसिकली हम राइटिंग और रीडिंग दोनों को साथ लेके चल रहे हैं ताकि कुछ ना कुछ वोकैबुलरी के भी आप वर्ड्स इसमें याद कर सकें। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन विच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड कंडीशन। अच्छा, एक बिल्डिंग्स बनाई जाए जिसमें फूड क्रॉप्स, जो बेसिकली फसलें हैं, क्रॉप्स हैं बेसिकली, उनको ग्रो किया जाए इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर। ये बड़ी जी एक मैं बात आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक खास टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर से कम सब्जियां तबाह हो जाती हैं, प्लांट्स तबाह हो जाते हैं। तो आपने वो टेम्परेचर मेंटेन करना है। ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए वो भी उसके अंदर मेंटेन करें। वाटर लेवल और वाटर के अंदर कौन से मिनरल्स चाहिए वो भी आप कंट्रोल करें। ये सारी चीजें उसकी कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर आ जाती हैं। तो बिल्डिंग हो जिसमें सारी चीजें ये मौजूद हों, सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द अर्बन सेंटर, और वो बिल्डिंग शहर के दरमियान में हो। हार्ट जब भी हम कहते हैं ना, जैसे हमारा दिल दरमियान में बॉडी के, तो हार्ट ऑफ समथिंग का मतलब है कि वो किसी चीज के मिड में हो, उसके दरमियान में हो। दे वुड ड्रास्टिकली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये वर्ड बड़ा अच्छा है जी, ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली जैसे शेयर का वर्ड है ना, शिद्दत को बताता है ये कि ड्रास्टिकली इंक्रीज, बहुत ज्यादा बढ़ गया, ड्रास्टिकली रिड्यूस, बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है ना। ये वाजिया फर्क डालेगा द अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फूड टू कंज्यूमर। अब पाकिस्तान लाहौर में फूड आता है जी 200 किलोमीटर अवे, 500 किलोमीटर अवे, जो विसिनिटी है, जो सबर्ब है सिटी की, वहां से आते हैं। उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, पेट्रोल कॉस्ट आती है, जिसकी वजह से उनकी सब्जियां बढ़ जाती हैं, महंगी हो जाती हैं, ठीक है जी। तो जब आप सेंटर, सिटी सेंटर में, ये दरमियान में शहर के एक पार्क होगा, एक बिल्डिंग होगी, तो वहां से तो कॉस्ट, जो 5 किलोमीटर से सब्जी आ रही है और जो दूर से आ रही है, उसमें काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। वर्टिकल फॉर्म्स वुड नीड टू बी एफिशिएंट, चीप टू कंस्ट्रक्ट एंड सेफ टू ऑपरेट। तीन बातें इसने की हैं। उन्होंने कहा जो वर्टिकल फॉर्म्स बनाएंगे वो एफिशिएंट होने चाहिए। ये नहीं कि आप पैसा भी लगा दें तो सब्जियां सब्जियां हुई ना उसके अंदर, या जो टोटल आपकी प्रोडक्शन हुई है उसमें पैसे भी नहीं बच रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। चीप टू कंस्ट्रक्ट, सस्ते होने चाहिए, आराम से कोई बंदा उसको बना ले। एंड सेफ टू ऑपरेट, और कोई ऐसा हैजर्ड ना हो कि लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, उसकी वजह से लोगों को नुकसान ना हो, जानदार को नुकसान ना हो, जानदारों को। इफ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है अप्लाई करना, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, प्रोपोनेंट्स क्लेम, अच्छा ये दो वर्ड्स हैं,
अच्छा, प्रोपोनेंट कहते हैं उसके जो हमायती हैं, जैसे एडवोकेट्स होते हैं ना, ऐसे प्रोपोनेंट होते हैं। तो जो इसको बेसिकली पुश कर रहे हैं इस आइडिया को, यार ऐसा इस तरह होना चाहिए, वो लोग क्या कहते हैं। अब देखें, इसको ना शुरू में भी लिखा जा सकता था, प्रोपोनेंट्स क्लेम दैट इफ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, लेकिन उन्होंने ना इन क्लोजिंग डिटेल में दरमियान में लिखा, आगे कॉमा लगा के, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, बेसिकली सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। वर्टिकल फॉर्म्स ऑफर the promises of urban renewal, sustainable production of a safe and varied food supply, year-round production of all crops. तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर होगा ये कि अर्बन रिन्यूअल, ठीक है ना, ऑफर द प्रॉमिस ऑफ, एक नई जिंदगी पैदा हो जाएगी शहरी जिंदगी में, यानी कि रिन्यू हो जाएगी अर्बन जो लाइफस्टाइल है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ अ सेफ एंड वेरिड फूड सप्लाई, प्रोडक्शन भी ऐसा होना शुरू हो जाएगी जो सेफ भी होगी, वेरिएशन भी उसके अंदर होगी, थ्रू द ईयर अराउंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप्स, और हर तरह की फसल उसमें आएगी। एंड द eventually repair of ecosystem have been sacrificed for horizontal farming, और एक eventual repair होगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें, जब हम फसलें उगाते हैं ना तो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, जिससे इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। मैं एक बेसिकली फार्म हाउस है एक जगह पे, वहां पे जब मैं गया तो मुझे ये पता लगा कि यहाँ पे पहले ना डिफरेंट स्पैरोज होती थी, पैरट्स बहुत ज्यादा होते थे इस इलाके में, और पिछले कोई लास्ट 1 डेकेड्स वो सारे के सारे वहां से एरेडिकेट हो गए। तो वहां पे पता ये लगा कि जो स्प्रेज करते हैं ना फसलों के ऊपर, उनकी वजह से वो सारे परिंदे मर गए, बहुत ज्यादा तादाद में होते थे, और वो अब वहां पे रहे ही नहीं है। तो उससे फिर आगे जब बर्ड्स खत्म होते हैं तो जो और चीजें वो भी खत्म हो जाती हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम जो सा ना हम तबाह कर देते हैं। वो जो इकोसिस्टम तबाह हुआ है उसको रिपेयर किया जा सकेगा अगर आप वर्टिकल फार्मिंग की तरफ आ जाते हैं, जो कि हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब है जो फसलें हम उगाते हैं नॉर्मल रूटीन में, उसमें जो हमने सेक्रीफाइस किया अपने इकोसिस्टम को, उसको भी रिपेयर किया जा सकेगा। अच्छा जी, इट नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया जी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में अब या तो ये बात की जा रही है इकोसिस्टम को रिपेयर किया जाएगा, इस तरह की बात नीचे होगी, या फिर कोई नया चीज डिस्कस होगी। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो जो ट्रांजिशन है आखिरी पैराग्राफ की लाइन में उसको आगे यूज किया जा रहा था, या नई चीज होती है। चलें जी देखते हैं। इट टुक ह्यूमन 10,000 years टू लर्न हाउ टू ग्रो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड। आजकल जिसकी हम कदर नहीं ना करते, 10,000 साल लगे ये सीखते हुए कि हमने फसलें उगानी कैसे हैं। Along the way we despoiled most of the land we worked, और इस दौरान हमने बहुत ज्यादा जमीन तबाह भी कर दी, despoiled, ठीक है ना, स्पॉइल कर दी, despoil किया, most of the land we worked, often turning verdant natural ecozones in semi-arid। अच्छा जी, एक सेकंड है। अच्छा, what I was reading, along with despite most of the land we worked, often turning verdant natural ecozones into semi-arid deserts। तो उसमें verdant कहते हैं सब्जा, लिख लें, यानी कि जो काफी ज्यादा जमीन थी उसमें हमने सब्जा उगा दिया, घास घास ये वो ग्रीनरी आ गई नेचुरल ecozones के अंदर, इनटू सेमी एरिड, जो कि सेमी एरिड डेजर्ट्स, जो कि बेसिकली सहरा हुआ करते थे, उसको हमने तब्दील कर दिया ग्रीन लैंड के अंदर। विद दैट सेम टाइम फ्रेम वी इवॉल्व्ड इनटू, और उसी दौरान हमने इवॉल्व किया अर्बन स्पीसीज। अर्बन जहां पे भी वर्ड आना तो शहरी, सिविल आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अच्छा, इन विच 60% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन नाउ लिव वर्टिकली इन सिटीज। अच्छा, फिर अर्बन स्पीसीज बन गई, इंसानों की बात की जा रही है, कॉमा लगा हुआ ना उसके आगे, तो आगे बताया जाएगा अर्बन स्पीसीज क्या है, जिसमें 60% जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो रहती हैं शहरों में।
दिस मीन्स दैट फॉर द मेजॉरिटी, इसका मतलब है कि जो बड़ी मेजॉरिटी है, वी ह्यूमन हैव शेल्टर फ्रॉम द एलिमेंट्स। तो फिर हमें बेसिकली शेल्टर मिलता है उन एलिमेंट से। किन एलिमेंट से? येट वी सब्जेक्ट आवर फूड bearing plants to the rigorous of the great outdoor। वापस आते हैं। वो कहता है कि दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी के लिए, वी ह्यूमन इंसानों में मेजॉरिटी के लिए हैव शेल्टर फ्रॉम द एलिमेंट्स। तो हमारे पास पनाहगाह है किस तरह के एलिमेंट से? मिसाल के तौर पे, येट वी सब्जेक्ट आवर फूड बीयरिंग प्लांट्स टू द रिगोरस ऑफ द ग्रेट आउटडोर। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक होता है विगोरस। विगोरस कहते हैं बहुत ज्यादा, विगोरस इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक है रिगोरस। एक सेकंड में बताता हूँ। रिगोरस कहते हैं सख्त को, हार्ड। एक्सट्रीमली थॉरो एंड केयरफुल। हाँ जी, रिगोरस कहते हैं मिटिकुलस को, थॉरो को, जिसमें हर डिटेल को हम लोग देखते हैं। ये रिगोरस है और विगोरस है बहुत ज्यादा। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जी बीयरिंग प्लांट्स हमने बहुत ज्यादा डिटेल के साथ ग्रेट आउटडोर, बहुत ज्यादा काम किया घरों से बाहर। आउटडोर का मतलब है जो हम फसलें वगैरह उगाते हैं। एंड कैन डू नो मोर देन होप फॉर गुड वेदर ईयर, होप फॉर अ गुड वेदर ईयर। तो फिर वो क्या होता था उस वक्त कि हमारा होप ही होती थी कि एक साल में मौसम अच्छा रहे। आउटडोर जब फार्मिंग करते थे मौसम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे। अच्छा जी, हाउएवर मोर, अच्छा, more often than not now, due to rapidly changing climate, that is not what happens। कहता है however more often, ताहम ज्यादातर, that not now, आजकल तो नहीं लेकिन ज्यादातर ऐसा होता था कि ड्यू टू रैपिडली चेंजिंग क्लाइमेट, मौसम मुसलसल तब्दील हो रहा था। दैट इज नॉट व्हाट हैपन्स, ऐसा नहीं हो सकता था। यानी कि बात उन्हीं वेदर कंडीशंस की जा रही है कि उस पर हम लोग डिपेंड करते थे और चीज़ें वगैरह चेंज हो जाती थी। आउटडोर फार्मिंग के सेंस में मैसिव फ्लड्स, फ्लड्स आते थे। कैसे फ्लड्स आ जाते थे? लॉन्ग ड्रॉट्स, बारिशें होती नहीं थी कई कई साल, तो कहत साली हो जाती थी। ह्यूरिकेन्स, ह्यूरिकेन्स कहते हैं वो जो वॉल्केनो ह्यूरिकेन्स होते हैं ना, वो जो गोल गोल हवा घूमती है ऐसे, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में उसको? बगोला। बगोला भी कहते हैं, कुछ भंवरा कहते हैं, मतलब इस तरह करके वर्ड्स यूज करते हैं, ह्यूरिकेन्स। एंड सीवियर मॉनसून, और शदीद बारिशें, टेक देयर टॉल रीच ईयर, ईच ईयर। अच्छा, ये भी एक वर्ड है, जैसे अपसर्ज बताया वर्ड मैंने, जैसे अभी हमने कौन सा वर्ड किया था शुरू में एक्सटेंड के लिए? इंक्रीमेंट, स्केल अप। इसी तरह टेक देयर टॉल, ये भी एक वर्ड है, शिद्दत आ जाती थी उसमें हर साल। डिस्ट्रॉइंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वैल्यूएबल क्रॉप्स, और मिलियन टन्स के हिसाब से वो फसलें तबाह कर देते थे। ये जी वेदर की बात इस पूरे पैराग्राफ में की है कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंट है, वेदर है, जो नेचुरल फोर्सेस हैं, वो आउटडोर फार्मिंग को अफेक्ट करती हैं। ये तीसरे पैराग्राफ में। अब आते हैं जी नीचे। अच्छा जी, the sport of vertical farming claim many potential advantages for the system. For instance, crops would be produced all year around। अब ये एक लाइन से पता लग गया कि इस पूरे पैराग्राफ में उसके फायदे बताए जाएंगे। अच्छा, अब इस तरीके से ना आप एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। द सपोर्टर ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, द सपोर्टर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट claim many potential advantages for this approach। कैसा है? ठीक है। The supporter of information technology claim many potential advantages for the development। ठीक है ना? इस तरीके से आप एक पहली लाइन इसकी बना सकते हैं, इसको रट्टा लगाएं, इसको इस्तेमाल करें। For instance, crop would be produced all year around as they would be kept in artificially controlled optimum growing condition।
कहते हैं मिसाल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस होता है मिसाल के तौर पे, क्रॉप्स जो फसलें हैं वुड बी प्रोड्यूस ऑल, ये सारा साल उग सकती हैं, एज दे वुड बी केप्ट, जैसा कि उन्हें रखा जा सकता है आर्टिफिशियल कंट्रोल्ड ऑप्टिमम ग्रोइंग कंडीशंस पे, जो आर्टिफिशियल कंट्रोल कंडीशंस हैं वहां पे रखा जा सकता है, इस वजह से सारा साल उगाया जा सकता है। ठीक है जी, इसको भी जरा रिसर्च कीजिएगा, बड़ी मजेदार चीजें आपको मिलेंगी कि किस तरह गर्मियों की चीजें सर्दियों में उगाई जा सकती हैं, सर्दियों की गर्मियों में उगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये जरा देखिएगा, इसके ऊपर काफी ज्यादा लिटरेचर मिल जाता है आपको। अच्छा, देयर विल बी, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ आपके साथ कि आइल्स की जो रीडिंग है, जब मैंने वाज डूइंग रिसर्च इस पे, मैं कर रहा था एकेडमिक रीडिंग पे, तो मुझे ये पता लगा कि वो कहते हैं आपका बैकग्राउंड बड़ा हेल्प करता है, बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड नहीं कि आप अमीर हैं गरीब हैं ये वाला बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड नॉलेज आपका, तो आपने ना अपना बैकग्राउंड नॉलेज भी बढ़ाना है। जो मैं कहता हूँ ना, यूट्यूब देखें, ये देखें, वो देखें, इससे ना आपके नॉलेज में इजाफा होगा, और आगे जब आप रीडिंग करेंगे ना, तो उन मजीद आने वाली चीज़ों को समझने में आसानी पैदा होगी। इस वजह से इन चीज़ों को थोड़ा सा देखें, उसको रिसर्च करें, एक्सप्लोर करें। ऑप्टिमम कहते हैं बेहतरीन ग्रोइंग कंडीशंस के अंदर जब उनको रखा जाता है। देयर वुड बी नो वेदर रिलेटेड क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट्स, अब फ्लड भी नहीं आना, ड्रॉट्स का भी कोई मसला नहीं हो गया, और पेस्ट्स का भी मसला, कीड़ों का भी कोई मसला नहीं हो गया, वो चीजें इसमें कंट्रोल की जा सकती हैं। ऑल द फूड कुड बी ग्रोन ऑर्गेनिकली, तमाम फूड को बगैर खादों के उगाया जा सकता है। ठीक है जी, ऑर्गेनिक कहते हैं कि बगैर कीमियाई खादों के इस्तेमाल के, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर हेर्बिसाइड्स। अच्छा, दो चीजें होती हैं जी, एक होता है पेस्टिसाइड्स। अब ये वो बच्चे जिन्होंने एफए किया हुआ है, आईकॉम किया हुआ है, एफएससी वगैरह की हुई है, मेडिकल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनको मैं बता रहा हूँ। एक वर्ड होता है हर्बिसाइड, हर्ब कहते हैं जड़ी बूटियों को, हर्बिसाइड्स कहते हैं जड़ी बूटियां तलफ करने वाली दवाइयाँ, और पेस्टिसाइड्स कहते हैं कीड़े मार दवाइयाँ, और ये दोनों इस्तेमाल होती हैं। हर्बिसाइड्स क्या होता है, अब ये बेसिकली जब कभी कोई गांव में जाए, वहां पे रहे, तो उसको थोड़ा सा आइडिया होता है कि उन लोगों की लाइफ कैसे है। जो शुरू में अर्बन सेटिंग्स में रहे हैं, उनको दे हार्डली हैव एन आइडिया दैट व्हाट आर दीज herbicides or pesticides and what is the use of it. But let me tell you that sometimes when you want to get some, you can say that the optimum quality, right, आप फसलों से लेना चाहते हैं, तो ऐसे पौधे दरमियान में उग जाते हैं जो कि सारी एनर्जी को खींच लेते हैं, और जो आपकी मेन जो बेसिकली क्रॉप्स हैं वो सारी की सारी डाउन हो जाती है, उस पर वो प्रोडक्ट नहीं आते, उसका वो आउटकम नहीं आता। तो उसको खत्म करने के लिए, और इतना बड़ी लैंड होती है कि आप हाथ से तो निकाल नहीं सकते, तो वो फिर वो ऐसे वीड्स होती हैं बेसिकली जो हर्बिसाइड्स को फिर खत्म करने के लिए। अच्छा, वीड के भी दो मीनिंग है। वीड एक ऐसा पौधा भी होता है जो कि नशे के लिए यूज करते हैं, एडिक्शन के लिए, और वीड जड़ी बूटियों को भी कहते हैं। दो दो मीनिंग इसके होते हैं। The system would greatly reduce the incidence of many infectious diseases. बहुत सी बीमारियां भी इससे कम हो जाएंगी that are acquired at the agriculture interface, जो कि एग्रीकल्चर इंटरफेस में होती हैं। Although the system would consume energy, it would return energy to the grid via methane generation from composing non-edible parts of plants. वही कह रहा है कि, अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखें, एक वर्ड है एडिबल। एडिबल कहते हैं, ईटेबल जो होता है ना, उसको एडिबल कहते हैं। तो कह रहा है कि जी वो एनर्जी तो कंज्यूम करेंगे, जब एनर्जी कंज्यूम करेंगे, लेकिन वो एनर्जी वापस भी करेंगे। कैसे वापस करेंगे? तो आप काफी ज्यादा क्रॉप सारी नहीं खा जाते, गंदम खाते हैं तो उसको नीचे जो प्लांट होता है उसको यूज करते हैं बर्न करने के लिए, जानवरों को भी खिलाते हैं। तो कहते हैं जब मीथेन गैस बाकी चीजें भी प्रोड्यूस होंगी, जब आप उनको यूज करेंगे नॉन एडिबल पार्ट्स को, तो इस तरीके से एनर्जी दोबारा पैदा हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि इट वुड ऑल्सो ड्रामेटिकली रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज बाय कटिंग आउट द नीड फॉर ट्रैक्टर्स, प्लोज एंड शिपिंग। तो एक ना यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा रेज्ड बेड प्लांटेशन या प्लांटिंग, वो क्या चीज है। उसमें बताया जाता है कि आप किस तरीके से उसको उगा सकते हैं, वो भी देखिएगा।
वो कहता है अब ट्रैक्टर तो चलना नहीं है, एक बिल्डिंग के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं, तो फिर फ्यूल डीजल बच गया, ट्यूबवेल भी नहीं चल रहे हैं, फ्यूल भी बच गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप पेट्रोल वगैरह को बचा सकते हैं। इट वुड ऑल्सो ड्रामेटिकली रिड्यूस, ठीक है ना, ड्रामेटिकली रिड्यूस फॉसिल फ्यूल हो गया यूज बाय कटिंग आउट द नीड फॉर ट्रैक्टर्स। और ये चलें जी आगे चलते हैं। जहाँ पे एडवांटेज है वहां पे इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, ये भी लाइन रटा लगाएं एडवांटेज डिसएडवांटेज के लिए। A major drawback of vertical farming, however, is that the plants would require artificial light. बल्ब शल्ब लगाने पड़ेंगे आपको, सूरज तो होगा नहीं। Without it, those plants nearest the window would be exposed to more sunlight and grow more quickly. अब इस तरह होगा ये कि जो खिड़कियों के पास पास पौधे हैं वो ज्यादा उगेंगे, वो ज्यादा सनलाइट ले जाएंगे। उसके बाद रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, तो उससे पूरा सिस्टम आपका तबाह होना शुरू हो जाएगा। सिंगल स्टोरी ग्रीन हाउस हैव द बेनिफिट ऑफ नेचुरल ओवरहेड लाइट्स। अब एक सिंगल स्टोरी है तो फिर आप उन पे लाइट वगैरह लगा दें, नेचुरल ओवरहेड। इवन सो मैनी स्टिल नीड आर्टिफिशियल लाइटिंग, लेकिन इसके अलावा आर्टिफिशियल लाइटिंग की जरूरत पड़ेगी। मल्टी स्टोरी फैसिलिटी विद नो नेचुरल ओवरहेड लाइट वुड रिक्वायर फॉर मोर। अब एक मंजिल है, उसके ऊपर से आपने चले कोई शीशा लगा लिया, कुछ अंदर लाइट आना शुरू हो गई, किसी न किसी तरीके से सूरज की भी आ गई। तो जब मल्टी स्टोरी बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, जनरेशन इनफ लाइट कुड बी प्रोहिबिटिव एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, तो इतनी ज्यादा लाइट को प्रोड्यूस करना बहुत पैसा लगेगा। अनलेस चीप रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबल, अगर आपके पास सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, एंड दिस अपीयर्स टू बी रादर अ फ्यूचर एस्पिरेशन थैंक देन अ लाइक्लीहुड फॉर द नियर फ्यूचर। और ये चीज सामने आती है अ फ्यूचर एस्पिरेशन। अच्छा, एस्पिरेशन एक होता है एस्पायरेंट लर्नर्स, जो कीन लर्नर्स होते हैं ना उनको कहते हैं, यानी कि जो शौक रखने वाले हैं उनको, जिनका पैशन है वो, उनको। देन अ लाइक्लीहुड फॉर द नियर फ्यूचर, कि ये चीजें फ्यूचर में आना शुरू हो जाएंगी, अब भी है। मैंने पाकिस्तान में लाहौर के दाएं बाएं बहुत ज्यादा ऐसी इंडस्ट्रीज देखी हैं जो कि सोलर एनर्जी यूज कर रही हैं, उसको सेव करती हैं, कंज्यूम करती हैं। ठीक है ना, तो वो लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये इसकी बात है। बहरहाल ये ड्रॉबैक की बात, एक ही ड्रॉबैक है, वो ये है कि आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो एनर्जी आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए पैसा लग सकता है, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा जी, वन वेरिएशन, अब एक वेरिएशन आ गई है वर्टिकल फार्मिंग में। कितना प्यारा पैसेज लिखा हुआ है ईमान से, राइटिंग के हिसाब से ना आप इन पैसेजेस को गौर से पढ़ें। पहले उसने नीश क्रिएट की कि जी है क्या, जरूरत क्यों पड़ेगी, उसके बाद फिर बताया कि जी पॉसिबिलिटीज क्या हैं, फिर उसके बाद उसके एडवांटेजेस बताए, एडवांटेजेस बताने के बाद फिर इकोसिस्टम की बात की उसने, फिर एडवांटेजेस बताए, फिर एडवांटेजेस के बाद फिर वो बताता है कि ड्रॉबैक्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स के बाद अब वो वेरिएशन की तरफ आ गया कि एक एक ऐसी चीज है, वेरिएशन कहते हैं कि नई चीज आ गई है वर्टिकल फार्मिंग में, दैट हैज बीन डेवलप्ड इज टू ग्रो प्लांट्स इन स्टैक्ड ट्रेज देन दैट मूव ऑन रेल्स। नई चीज ये आई है कि जैसे रेलगाड़ी की पटड़ियां होती हैं ना, रेल लाइंस होती है ना, इसी तरीके से ट्रेज होंगी जो कि घूमती फिरेंगी। ठीक है, एक जगह पे है तो वो घूम के किसी दूसरी जगह पे आप उसको मूव कर सकते हैं, उठा उठा के नहीं लेके जानी पड़ेगी। मूविंग द ट्रेज अलाउ द प्लांट्स टू गेट इनफ सनलाइट। अब ये होगा कि प्लांट्स को आप मूव करेंगे तो उनको सनलाइट मिल जाएगी। दिस सिस्टम इज ऑलरेडी इन ऑपरेशन, ये यूज हो रहा है। द वर्क वेल विद इन अ सिंगल स्टोरी ग्रीन हाउस, सिंगल स्टोरी ग्रीन हाउस में भी विद लाइट रीचिंग इट फ्रॉम अबव। इट इज नॉट सर्टेन however that it can be made to work without that overhead natural light। तो कह रहे हैं कि ये रेल वाला जो सिस्टम है आप यूज कर सकते हैं ओवरहेड नेचुरल लाइट के बगैर में भी। Vertical farming is an attempt to address the undoubted problems. Undoubted vertical farming एक कोशिश है कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिसके आने में कोई शुबा नहीं है, ये लिख लें लाइन, इज एन अटेम्प्ट टू एड्रेस द अनडाउटेड प्रॉब्लम्स। ये ना मैं थोड़ा सा
अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि ये ना लाइंस लिखें, इनको यूज किया करें, अपनी राइटिंग चेंज करें। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ राइटिंग है ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, उसको चेंज करें ताकि आपका एक इम्पैक्ट जनरेट हो। जैसे कोई आप फॉरेन राइटर हैं, एक इंटरनेशनल वे में आप लिखते हैं, जो क्रिएटिविटी है या आपके उसको प्रोड्यूस करते हैं, वो यही है कि आप पूरे पूरे चंक्स उठाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको डिलिबरेटली यूज करें और उसके बाद वो आपकी राइटिंग का पार्ट बन जाए। वर्टिकल फार्मिंग जो सी एक अटेम्प्ट है to address undoubted problems that we face in producing enough food for growing population। अच्छा जी, तो वो जो हमने फसलें उगानी हैं बढ़ती आबादी की ज़रूरियात पूरी करने में, जो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, ये उसका एक सलूशन है। किसका सलूशन है? ज़ाहिर बात है, फसलें तो उगाएंगे तभी तो खुराक पूरी कर सकेंगे, तो ये उसका एक सलूशन है। एट द मोमेंट, इस वक्त, दो मोर नीड टू बी डन टू रिड्यूस डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट। इस वक्त तो ये है कि सबसे पहले डेट्रीमेंटल कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा तबाहियां बिचा रहे हैं, उन चीजों को रिड्यूस किया जाए। सबसे पहले तो आप ये काम करें। इट वुड हैव ऑन द एनवायरनमेंट, जो कि जिसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे हो रहा है, पर्टिकुलरली एज रिगार्ड द यूज ऑफ एनर्जी, खास तौर पे एनर्जी के इस्तेमाल में। व्हाइल इट इज पॉसिबल दैट मच ऑफ आवर फूड विल बी ग्रोन इन स्काईस्क्रैपर्स इन फ्यूचर। तो ये भी मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा हमारा फूड जो है वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में मुस्तकबिल में बनाया जा रहा हो। मोस्ट एक्सपर्ट्स currently believe it is far more likely that we will simply use the space available on urban rooftops। तो ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि इट इज़ फार मोर लाइकली, कि ये बहुत दूर है अभी, दैट वी विल सिंपली यूज द स्पेस, अगर हम स्पेस इस्तेमाल करें जो हमारी छतों के ऊपर है, उसके ऊपर बात वो करें। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। दोबारा से देखिए, वाइल इट इज पॉसिबल, जबकि ये मुमकिन है, दैट मच ऑफ आवर फूड विल बी ग्रोन इन। अच्छा, ये ना डिपेंडेंट क्लॉज है। कहते हैं कि जब हम ये बात करते हैं ना कि बहुत हम स्काई स्क्रैपर्स बनाएंगे फ्यूचर के अंदर, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इट इज़ फॉर, ये ज़्यादा मुमकिन है कि हम लोग सिंपली जो हमारी छतों पे स्पेस है, वो हर बंदा ही अपने छत पे सब्जियां उगा ले, ये स्काई स्क्रैपर से भी ज़्यादा पॉसिबल है। ये उसने जी एक नई बात करके अपने पैसेज को एंड कर दिया इस पे। और आगे है जी इंडोर फार्मिंग आ गया, फिर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आ गए, इसको आप खुद अटेम्प्ट करें। ठीक है जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट करेंगे, दैट इज फेल्क्रिक व्हील। ये भी जबरदस्त पैसेज है। अल्लाह हाफिज।